हेलो बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 11 जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी उसी में से आई है, हिस्ट्री की। अब इससे रिलेटेड जो वर्कशीट है वो हम करेंगे। अगर हम चैप्टर को बार बार रिपीट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये चैप्टर कई बच्चों ने नहीं पढ़ा। ये वर्कशीट नंबर 11 और आपकी हिस्ट्री के चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट वाले चैप्टर में से आई है, लेकिन चैप्टर का नाम तो कुछ और है। तो औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर। आपको भी पता, औरंगजेब मुगलों का लास्ट एम्परर था जो पावरफुल था। इनके बाद और भी हुए हैं मुगल एम्परर रूलर, लेकिन ये वो पावरफुल जो मुगल एम्परर था लास्ट था ये औरंगजेब। आफ्टर उसकी डेथ कब हुई थी? आफ्टर हिज डेथ इन 1707, many Mughal governors established their own regional kingdoms. जब उनकी डेथ होगी 1707 में, तो उसके बाद कई मुगल गवर्नर थे, उन्होंने अपने अपने मतलब जो बाकी मुगल एम्परर बचे थे, रूलर बचे थे, उनसे कोई डरता नहीं था जो उनके मुगल गवर्नर थे। तो इनकी डेथ, ये पावरफुल मुगल रूलर थे लास्ट औरंगजेब, उनकी डेथ 1707 में हो गई थी। तो जितने भी मुगल गवर्नर थे, उन्होंने अपने जिन एरिया का मतलब उनको मिला हुआ था, जो एरिया टैक्स वगैरह इकट्ठे करने के लिए, उसको उन्होंने अपने अपने किंगडम बना लिए। Meanwhile, by the second half of the 18th century, British emerges as a new power on the political horizon. जैसे second half of the 18th century, जब 18th century तो 1715 के बाद 50 के बाद, Meanwhile, the second half of the 18th century 1750 के बाद जो कौन पावरफुल बन गया? पहले तो ये था औरंगजेब की डेथ हो गई, उसके बाद कोई मुगल रूलर रहा नहीं पावरफुल। तो जो उनके नीचे काम करने वाले गवर्नर वगैरह थे, वो अपने एरिया को उन्होंने मतलब इनके जो नौकर थे, औरंगजेब के शासक जो मुगल रूलर थे, उनके जैसे कि औरंगजेब है, इसके टाइम के जो नौकर वगैरह थे, जो इनके नीचे काम करते थे, वो जिन एरिया में इनका पहले काम करते थे, मतलब औरंगजेब का काम करते थे, उन्होंने अपने एरिया के वो खुद राजा बन के बैठ गए थे। और फिर 1750 के बाद कौन पावरफुल हो गया था हमारे इंडिया के अंदर? ब्रिटिश, यानी कि अंग्रेज आ गए थे। एक नई, पहले मुगल थे औरंगजेब तक, तो फिर औरंगजेब 1707 में डेथ हो गई। तो 1750 के बाद पावरफुल कौन हो गया? ब्रिटिश, यानी कि इंग्लैंड के लोग आ गए, अंग्रेज आ गए इंडिया में। दे केम टू इंडिया एज स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी। हमारे इंडिया के अंदर वो एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, यानी कि व्यापार करने वाली कंपनी के रूप में आए थे। वट ग्रेजुअली दे बिकेम द पॉलिसी कंट्रोलर ऑफ दिस कंट्री। ये पहले तो हमारे इंडिया के अंदर एक जैसे कोई व्यापारी आता है, वैसे स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए थे, बट धीरे धीरे करके वो हमारे इंडिया के पॉलिसी कंट्रोलर ऑफ द अवर कंट्री बन गए। वो और हमारे इंडिया के पॉलिसी कंट्रोलर बन गए और हमारे देश को ही चलाने लगे। आए व्यापार करने थे, लेकिन देश की बागडोर हाथ में पकड़ ली, मतलब पूरे देश को चलाने लगे। हाउ वाज इट पॉसिबल? जी कैसे पॉसिबल हुआ कि एक व्यापार करने वाला, जैसे हमारे साथ कोई व्यापार करने आए और हमारे घर का मालिक बन जाए, ऐसे ही अंग्रेज हमारे इंडिया में व्यापार करने आए और इंडिया के मालिक बन बैठे। ये कैसे हुआ? आओ देखते हैं। लेटर सी। In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England. 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज आए थे हमारे कंपनी, एक ट्रेडिंग कंपनी के थ्रू, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है, जो अंग्रेज हमारे इंडिया में स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी बन के आए थे, उसको क्या कहते हैं? उसने 1600 में उसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने को चार्टर मिल गया
वहाँ की इंग्लैंड की रानी थी। द रूलर ऑफ इंग्लैंड कौन थी उस टाइम? क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी थी। मतलब जब वो ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में व्यापार करने आई तो उसको परमिशन देने के लिए 1600 में 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी भी ईस्ट दुनिया के जो ईस्ट साइड डायरेक्शन में कंट्रीज थे उनके साथ व्यापार करने की परमिशन देने के लिए एक चार्टर दिया था इस ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी आई थी उसको। किसने? रूलर ऑफ इंग्लैंड जो क्वीन एलिजाबेथ ने उनको एक चार्टर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। थ्रू दिस चार्टर दे गॉट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, मीन्स नो अदर कंपनी ऑफ इंग्लैंड कैन compete विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब जो चार्टर क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने वाली कंपनी इंडिया में आई थी उसको दिया था, इसका मतलब क्या था? तो उसको मतलब उस ईस्ट इंडिया कंपनी को जो स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी बन के इंडिया में आई थी उसको क्या राइट मिल गया था, क्या अधिकार मिल गया उसको? मतलब वही अकेली ट्रेड कर सकती थी ईस्ट जो ईस्टर्न कंट्री थी। हमारे जो एशिया की कंट्रीज है वो सारी ईस्टर्न कंट्रीज कहलाते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में रानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर दिया था जिसके द्वारा उसको परमिशन मिल गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ईस्टर्न कंट्रीज के साथ वही कंपनी वो व्यापार कर सकती है, कोई दूसरी कंपनी इंग्लैंड की नहीं आ सकती थी हमारे एशिया के अंदर। मतलब इसको अकेली कंपनी थी, इसके साथ कोई और कंपटीशन करने वाला नहीं था। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर इनटू न्यू लैंड्स अक्रॉस द ओशियन एंड कुड बाय गुड्स एट चीपर रेट्स एंड सेल देम इन यूरोप एट हायर रेट्स। इस जो चार्टर इसको मिला था कंपनी को उसके द्वारा क्या होगा था कि वो नए लैंड्स पे जा सकती है, ईस्टर्न साइड के जो लैंड है वहाँ जा सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी, और वहाँ से सस्ती वस्तुएं चीपर गुड्स खरीद के, चीपर होते सस्ती सस्ते रेट्स पे गुड वस्तुएं खरीद कर और यूरोप में जाकर हाई रेट्स पे बेच सकती थी ये कंपनी ईस्ट इंडिया। जो हमारे इंडिया में स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी आई थी उसी को ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रेंच, डच एंड पोर्टुगीज फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। द रॉयल चार्टर जो रानी एलिजाबेथ ने दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को वो यूरोप की जो बाकी कंपनियां थी उनको नहीं रोक पाया है ईस्टर्न साइड आने से। मतलब इंग्लैंड के जो ब्रिटिश लोग थे वो तो आए अंग्रेज इंडिया के अंदर, तो उनसे पहले यूरोप वो आ चुकी थी, फ्रेंच लोग आ गए थे इंडिया में और डच आ चुके थे और पोर्टुगीज सबसे पहले ये आए थे पोर्टुगीज, इनको हम हिंदी में पुर्तगाली कहते हैं। मतलब इसको ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे इंडिया में अंग्रेजों की कंपनी व्यापार करने आई थी उसको लग रहा था कि और कोई कंपनी नहीं आएगी यहाँ पे, लेकिन बाकी कंपनियां जैसे पोर्टुगीज थे ये पहले आ चुके थे। बाय द टाइम द फर्स्ट English ship sailed down the African Cape of Good Hope and across the Indian Ocean. By the time the first English ship, अंग्रेजों का जो पहला जहाज था वो पहले अफ्रीका के जो साउथर्न पार्ट है केप ऑफ गुड पर पहुंचा, केप ऑफ गुड होप पर पहुंचा, फिर वो इंडियन ओशियन को पार करता हुआ। By the time the first English ship sailed down the African Cape of Good Hope and across the Indian Ocean, the Portuguese had already established their base in Goa. मतलब इंग्लिश शिप वहाँ से चला था अफ्रीका की वहाँ तक साउथर्न पार्ट जो केप ऑफ गुड होप तक पहुँचा था और इंडियन ओशन को वो करा था, क्रॉस किया था। लेकिन उससे पहले पोर्टुगीज गोवा में एस्टाब्लिश हो चुके थे। जब तक वहाँ की अंग्रेजों की जो पहली इंग्लिश वो थी ट्रेडिंग कंपनी थी वो अभी अफ्रीका के दक्षिणी पार्ट से साउदर्न पार्ट से होती हुई अभी हम उसने इंडियन ओशियन को ही क्रॉस किया था। तो उससे पहले पोर्टुगीज हमारे गोवा में पहुंच चुके थे और एस्टाब्लिश हो चुके थे।
The fine quality of cotton and silk produced in India, along the pepper, cloves, cardamom, and cinnamon, had a great demand in European market. मतलब अंग्रेजों को लगता था कि अंग्रेज ही आ सकते हैं हमारी इंडिया में, जहाँ एशियन कंट्रीज में, और तो उनसे पहले ही पोर्टुगीज आ चुके थे, फिर डच और फ्रेंच भी आ गए थे, जो क्या थे ये वन सारी चीजें। द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन, जो अच्छी क्वालिटी की कॉटन थी, जो सिल्क था, जो इंडिया में बनता था, अच्छी क्वालिटी का सिल्क और कॉटन जो इंडिया में बनता था, काली मिर्च, लौंग, इलायची और सिनामन जो इंडिया में बनते थे, हैड अ ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन मार्केट। इन सारी चीज़ों की, अच्छी क्वालिटी की कॉटन, सिल्क, पीपर, क्लोव, कैडमम एंड सिनामोन की यूरोप की मार्केट्स में, जिनके यहाँ से अंग्रेज आए थे, इंग्लैंड और बाकी जो यूरोप के कंट्री से, वहाँ पर इन सभी चीज़ों की, 6 चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। Competition amongst the European companies inevitably pushed up the prices and reduced the profits. कंपटीशन, जब ये यूरोप की सारी कंपनी, डच, ये तो आई, पोर्टुगीज आए, डच आए, फ्रेंच आए, ब्रिटिश आए, 4 कंपनी हैं, इनको याद रखो, ये यूरोप की 4 कंपनी हैं। कौन कौन सी हैं? फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज, ये फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज और ये खुद ब्रिटिश, 4 कंपनियां आई थी हमारे इंडिया में। पहले इसको लग रहा था, ब्रिटिश कंपनी, इंग्लैंड की कंपनी को लग रहा था मैं अकेली हूँ, लेकिन जब ये चारों कंपनियां आ गई तो इनके कंपटीशन के कारण जो वस्तुएं, ये 5 वस्तुएं, अच्छी क्वालिटी की कॉटन, सिल्क, पेपर और क्लोव्स और कार्डामम और सिनामोन खरीदते थे, इनके रेट बढ़ गए और उनके प्रॉफिट कम हो गए। वैसे तो ये सारी कंपनियां इसलिए आई थी कि इन 6 चीज़ों को सस्ता खरीद कर यूरोप में महंगा बेचेंगी, लेकिन जब ये चारों कंपनियों में कंपटीशन हुआ तो इन चीज़ों की प्राइस बढ़ गई और उनका, चारों कंपनियों का प्रॉफिट कम हो गया। द The urge to secure markets therefore led to fierce battles between the trading companies। मतलब ये अपनी जो, ये इनकी क्या थी कि ये अपनी मार्केट्स को बचाना चाहती थी, इनके बीच में, मतलब ये अपना, सारी कंपनियां चाहती थी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना, और इनके बीच में एक बुरी तरीके से लड़ाई शुरू हो गई। इनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई कंपनियों के लिए, ट्रेडिंग कंपनियों के बीच में, जो फ्रेंच, ब्रिटिश और डच और पोर्टुगीज थे। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड सिक्योरिंग देयर सेटलमेंट थ्रू फोर्टिफिकेशन। इन्होंने फिर, अब क्या था, इनके आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई चारों की, तो इन्होंने अपने अपने किले बनाने शुरू कर दिए। दिस ऑल्सो लेड टू द confrontation with the local rulers who are already anguished by the loss of revenue of the state। मतलब इनके आपस में तो लड़ाई चारों कंपनियों की हो ही रही थी, फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज और ब्रिटिश की, और इन्होंने अपने वो बना लिए थे किले, बड़े 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 किले बना लिए थे, और जो हमारे इंडिया के राजे थे, लोकल रूलर्स थे, वो इनके साथ गुस्से में थे, क्योंकि उनका इन चारों कंपनियों के आने के कारण उनका रेवेन्यू कम हो गया था, द लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ द स्टेट कम हो गया था, राजाओं को जो टैक्स का पैसा मिलता था वो कम हो गया था, इसलिए लोकल रूलर भी इन कंपनियों के साथ गुस्से में थे। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ बंगाल प्रोविंस। हम बंगाल प्रोविंस की वो लेते हैं एग्जांपल। इन 1651 फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। 1651 में पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी? हुगली नदी के किनारे, द बैंक्स ऑफ रिवर ऑफ हुगली, वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड। और वहाँ पर हुगली नदी के किनारे वस्तुएं बनाकर वहीं से एक्सपोर्ट कर, स्टोर करके रखी जाती थी बाहर भेजने के लिए। पहली इंग्लिश कंपनी
फैक्ट्री कब बनी? 1651 में लगी, ये याद रखना। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1651 और द ऑन द रिवर ऑफ बैंक्स ऑफ रिवर हुगली, और जहाँ से वहीं से ये वस्तुएं यूरोप को भेजी जानी थी, इसलिए वहाँ पे इकट्ठी करके रखी जाती, स्टोर करके। एज द ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। जैसे ही इनका ट्रेड बढ़ा, यानी कि इनका व्यापार बढ़ा, ट्रेड एक्सपेंडेड में ट्रेड बढ़ा, द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर टू कम, कंपनी ने किनको बुलाया? व्यापारियों और जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को बुलाया, और उनको कहा सेटल नियर द फैक्ट्री, और सभी लोग उसके फैक्ट्री के आसपास ही रहना शुरू कर दो। जैसे ही इनका व्यापार बढ़ता है, अंग्रेजों का बढ़ा, ट्रेड बढ़ा, तो इन्होंने क्या करा? मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को बुला लिया कि वो जो इंग्लिश फैक्ट्री है उसी के पास रहना शुरू कर दें। By 1696, the company started building a fort around the settlement, and in 1698 it bribed Mughal officials into giving the company jimidari rights to over 3 villages. इतने में उनकी अंग्रेजों ने अपनी पहली इंग्लिश फैक्ट्री लगाई थी हुगली नदी के किनारे, और वहीं पे उसमें वो स्टोर रखते थे यूरोप को भेजने के लिए। और जैसे ही इनका अंग्रेजों का व्यापार बढ़ा, इन्होंने मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को बुला लिया कि वो फैक्ट्री के आसपास ही रहना शुरू कर दें। By 1696 द कंपनी स्टार्टेड बिल्डिंग अ फोर्ट। 1696 में कंपनी ने अपना बिल्डिंग का वो किले बनाने शुरू कर दिए। बिल्डिंग अ फोर्ट का मतलब किले, बड़े बड़े किले बनाने शुरू कर दिए। अराउंड द सेटलमेंट मतलब जो शहर थे ना, शहर के इर्द गिर्द बड़ी बड़ी दीवारें खींचनी शुरू कर दी। इन 1698 इट ब्राइब्ड मुगल ऑफिशियल इनटू गिविंग द कंपनी जिम्मेदारी राइट्स ओवर। इन्होंने किसी मुगल बादशाह को घूस देकर, पैसा देकर, रिश्वत देकर 3 गांव की जिम्मेदारी खरीद ली। द कंपनी जिम्मेदारी राइट्स ओवर द ऑफिशियल इनटू गिविंग द कंपनी जिम्मेदारी राइट्स ओवर द 3 विलेजेस। किसी मुगल एम्पायर को इन्होंने 1698 में रिश्वत देकर 3 विलेजेस की जिम्मेदारी खरीद ली। वन ऑफ दीज वाज कालीकटा। उनमें से एक विलेज कौन था? कालीकटा। वाज लेटर ग्रू इनटू द सिटी ऑफ कलकत्ता। बाद जिसको मतलब जिस टाइम अंग्रेजों ने खरीदा था, अंग्रेजों को मिली थी इसकी वो जिम्मेदारी, तो ये कालीकटा था। उसके बाद ये कलकत्ता शहर के रूप में विकसित हुआ। नाउ इट इज कॉल्ड कोलकाता। अब इसका नाम कोलकाता हो गया। Company also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting the company the right to trade duty free। फिर इन्होंने कंपनी ऑल्सो, उस टाइम तो उनकी तो डेथ 1707 में हुई, लेकिन इस टाइम जिस टाइम की ये 1698 के समय की बात हो रही है, उन्होंने औरंगजेब से एक फरमान इशू करवा लिया था कि कंपनी जो ट्रेड करेगी उसको कोई उसके लिए ड्यूटी वगैरह नहीं, पैसे मतलब पे नहीं करने पड़ेंगे। औरंगजेब से इंग्लिश कंपनी ने एक फरमान जारी करवा लिया था जिसमें उनको व्यापार करने पे कोई भी टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा। ड्यूटी फ्री टैक्स के लिए एक फरमान जारी करवा लिया था अंग्रेजों ने। थ्रू थ्रू दिस फरमान was issued for company only, but officials of the company who were carrying private trade on the side also refused to pay duty, causing enormous loss of revenue for Bengal। कह रहे औरंगजेब ने तो उनको फ्री ट्रेड करने के लिए परमिशन दे दी थी, लेकिन जो अंग्रेज थे, कंपनी तो इंग्लैंड की महारानी ने भेजी थी, लेकिन जो कंपनी में अंग्रेज आए थे उन्होंने अपना प्राइवेट बिजनेस करना शुरू कर दिया था, और वो भी हमारे जो लोकल बंगाल के ऑफिशियल्स थे उनको रेवेन्यू, ना तो कंपनी रेवेन्यू देती थी, ना ही जो अंग्रेज प्राइवेट ट्रेड करते थे उसका भी वो
वो नहीं देते थे, मतलब वो भी कुछ उसके लिए भी कोई टैक्स वगैरह पे नहीं करते थे। मुर्शिद कुली खान द नवाब ऑफ बंगाल था अपोज द कंपनी। फिर जो ये याद रखना, बंगाल के नवाब कौन थे? मुर्शिद कुली खान। बंगाल के नवाब कौन थे? मुर्शिद कुली खान ने इस बात के लिए कंपनी का विरोध किया। हाउ द सोल राइट टू ट्रेड चार्टर बेनिफिटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ से आएगा, यहाँ से है ये वाला, मतलब the ruler of England, Queen Elizabeth I, issued a charter to East India Company in 1600. Through this charter, they got the sole right to trade with East, means no other company of England can compete with East India Company. उसको चार्टर मिला था। हाउ, मतलब कैसे उसको बेनिफिट मिला? सोल राइट टू ट्रेड चार्टर बेनिफिटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मतलब इसको जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में आई थी, उसको वहाँ की रानी ने परमिशन दे दी थी कि वो ईस्टर्न कंट्रीज है वर्ल्ड की, वहाँ पर ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है। Which items from India were used to sell by the European traders in European market? Why their profit margin gradually decreased? तो क्या था, मतलब कौन कौन सी चीजें थी वो हमने पढ़ ली है, यहाँ दे रखी है ऊपर। एक तो फाइन क्वालिटी, वो था कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनेमन, 6 चीजें थी। When which items from India were used to sell by the European traders in European markets? Why their profit margin gradually decreased? With the competition of the European food trading companies. Why their profit margin gradually decreased? Because there is a competition between 4 European companies, लाइक ये सारे उनके नाम लिख दो, डच, फ्रेंच एंड पोर्टुगीज एंड ब्रिटिश, ड्यू टू द कंपटीशन बिटवीन अमंग 4 कंपनीज ऑफ यूरोप, ये भी कह सकते हैं, इसलिए डिक्रीज हुआ था। वाई डिड नवाब ऑफ बंगाल स्टार्ट अपोजिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी? बिकॉज देयर इज अ enormous loss of revenue for Bengal. Due to the enormous loss of revenue for Bengal, the Nawab of Bengal started opposing the East India Company, जो कि मुर्शिद कुली खान थे। How could the sole right in any field affect your life? Elaborate by giving example from your life. ये आप खुद का, अगर किसी चीज में आपको कोई काम अकेले करने का अधिकार मिल जाता है तो वो अपनी आपकी लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है, तो आप वो एग्जाम्पल देके अपने आप लिखोगे। हाउ डिड द सोल राइट इन एनी फील्ड इफेक्ट योर लाइफ? एलाबोरेट बाय गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम, जो अपनी लाइफ में कोई ऐसा काम हो, जो आपके घर में कोई ऐसा, जैसे आपके मम्मी पापा कोई आपको कोई ऐसा काम है जो आपको ही करने को दे दिया, तो उससे आपको क्या प्रॉफिट होता है, ये एग्जाम्पल देकर आपने समझाना है। जैसे कि अंग्रेजों को लगता था कि ओनली ईस्टर्न कंट्रीज में उन्हें व्यापार करने मिल गया और वो बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकेंगे, लेकिन वो उनकी गलत फहमी थी कि 3 और कंपनियां भी इंडिया में आ चुकी थी उनके पहुंचने से पहले। तो इस तरीके से आप भी बताना है कि आपको कोई ऐसा काम जो आपको ही ओनली करने को मिल गया हो और उससे आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर पड़ना है, वो आपने एग्जाम्पल देकर बताना है।